अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है खास बातचीत में जनाब कारी सुहैब। अब बिहार में आरजेडी से एमएलसी है, बिहार में जो माइनॉरिटीज है उसके आप सदर भी हैं युवाओं के। इसके अलावा बिहार के एक्टिव और फाल सियासतदानों में से एक है और बहुत ही कम वक्त में कारी सुहैब ने बिहार की सियासत में अपनी एक शनाख्त और पहचान बनाई है। और इनकी खास बात यह है कि मदरसा से निकले हुए हैं, हाफिज हैं, इल्म दीन से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके बाद सियासत में बहुत जल्द इन्होंने एक नई परवान को तय किया है। तो इनसे खास बातचीत करेंगे कि सियासत में इन्होंने कैसे कदम रखा, किस तरह इतनी बड़ी कामयाबी मिली और तेजस्वी यादव इन पर क्यों इतना भरोसा जताते हैं, एतमाद रखते हैं कि इनको उन्होंने एमएलसी बनाया है। कारी सुहैब साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप एमएलसी बने हैं और आपको जो आप जमीन पर सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे थे, आप बाज़ाब्ता आपको विधानसभा में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कारी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सियासत में आपने कैसे कदम रखा, किस तरह आपकी दिलचस्पी बढ़ी सियासत में? सबसे पहले तो आपके तमाम सामीईन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपने मुबारकबाद जो मुझे दिया, मैं माफ़ी के साथ मुझे मुबारकबाद मत दीजिए। मुबारकबाद मुझे उस वक्त दीजिएगा जब आवाम की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं उस पर हम कुछ भी खड़े उतर सके, तब मुबारकबाद के मुस्तहक मैं रहूंगा। अभी मुबारकबाद के मुस्तहक वो तमाम लोग हैं, उन लोगों को दीजिए जिन्होंने मेहनत किया, खासतौर से युवा राजद के वो तमाम साथी बिहार भर के जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है। किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के सर फटे। उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को तेजस्वी यादव जी के साथ संघर्ष करने के लिए भेजा, उनकी क़यादत में मेहनत करने के लिए भेजा, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद के मुस्तहक वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। मुबारक के मुस्तहक तो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और तमाम लोग जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और ख़ास तौर से मुबारकबाद के मुस्तहक तो हमारे वालिदैन हैं कि जिन्होंने मुझे पोसा पाला, इस लायक बनाया कि समाज, बिहार, मुल्क और की मैं खिदमत कर सका, मिल्लत की मैं खिदमत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ बेहतर कर सकूँ, हमेशा मैंने कोशिश किया। मुबारकबाद के मुस्तहक वो लोग हैं। हमारी फैमिली है जिन्होंने मेरा साथ दिया ऐसे वक्त में। मैं घर को छोड़ करके आवामुन्नास की खिदमत में लगा रहा, महीनों महीनों घर नहीं आता था। अब तो घर नहीं आता था, घर भी अगर हम हैं तो फोन पे लगा रहता था, लोगों के काम में लगा रहता था। बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे सबसे बढ़ के मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह तो दुनिया से गुजर गए। बस ये कह सकता हूँ उनकी दुआ मेरे साये के साथ मेरे साथ रहती है। और अपनी जिंदगी में बहुत नाराज हुआ करते थे जब मैं सियासी मीटिंग में या कहीं में जाया करता था, तो बहुत नाराज होते थे। मैं जामिलूम में एक रूम में रहता था, पीछे तो एक रोशनदान को मैंने फोड़ दिया था बाकायदा, और पीछे गली से घुस के आता था रात में जब वो सो जाते थे तो चुपचाप। और मेरे वालिद की तंबीह और उनकी एक एक बात पे मैं किसी से फोन से अगर बात करता था तो वो आ जाते थे, हमको कभी नहीं बुलाते थे, वो मेरे पास आ जाते थे। आपने फोन से फलां आदमी से किससे बात किया, नहीं किया, आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। बार बार तंबीह। या कुछ लोग मिलने आए, मैं वहां बात किया तो फिर वो चले आते, फिर सुन के, और फिर उस वक्त लगता था कि अब्बू मेरे हम लोगों के बीच में क्यों आ जाते थे। बाद में महसूस होता है, अब एक एक बात उनकी याद आती है, वो क्यों आए। वो लगता था वो आ जाते थे कि भाई मेरा बेटा कौन सी बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन के, तो फिर उस पर तंबीह कि आप फलां आदमी से ऐसी बात कर रहे थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब बयान नहीं कर सकता, लंबी दास्तान है। मतलब पूरी फिर जब तरबियत की आपके वालिद साहब ने, हर चीज पे बहुत नजर रखा बहुत है। मेरे तमाम भाई, मेरा एक भाई तो गुजर गया दुनिया से, जुनैद, मेरे बड़े भाई अबू उबैदा, वो बहुत नाराज होते थे। वो अल्लाह पता नहीं कहाँ है, 2010 में मिस हो गए, आज तक पता नहीं चला उनका। मेरे तमाम भाई जो अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कारी कितने तुफैल भाई हो, हैं आप? कारी तुफैल हो, इबाद हो, और तमाम हम रिश्तेदार, सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी अहलिया, मेरे बच्चे, बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। मेरे पास वो अल्फाज ने, मेरी वालदा, मेरी फूफी, मेरे मामू, मेरे खाला, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और तमाम आवामुन्नास, खासतौर से युवा राजद के कार्यकर्ता को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, जिन्होंने
अपने संघर्ष से मुझको बनाने का काम किया है। तो कारी सुहैब साहब, आप मदरसे में थे, जामिया उलूम में पढ़ रहे थे, तो वहां से सियासत में कैसे आप आए, कैसे दिलचस्पी बढ़ी सियासत में आने की? हमारे चचा डॉक्टर समी साहब मरहूम, अल्लाह उनको करवर करवे नसीब फरमाए, वो एक बड़े लीडर थे। ये अलग बात है कि वो कभी सदन नहीं जा सके, लेकिन कई एमएलए एमपी को पैदा किया उन्होंने। काफी सीनियर लीडर थे। हमारे यहाँ कर्पूरी जी आकर रहा करते थे। कर्पूरी जी हमारे यहाँ से बहुत कुछ कर्पूरी ठाकुर जी। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी तो बहुत सादा इंसान थे। जिंदगी में अपनी एक झोपड़ी नहीं बना सके, अपनी पूरी जिंदगी अवाम उन्नास के लिए वक्फ कर दिया। इसी वजह से हमारे घर के लोग हमारी सियासत को पसंद नहीं करते थे कि एक पीढ़ी तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं कर सके अपने बाल बच्चों के लिए भी, अपने लिए बस ईमानदारी का तमगा लिए पूरा बिहार घूमते रहे, लोगों के लिए काम किया। एक उनका प्रैक्टिस था, डॉक्टर्स थे वो, तो वो भी बंद हो गया। तो थोड़ा लोगों में मायूसी थी, इसी वजह से वो ये नाराज होते थे। उस खानदान के लोग भी हमसे कहते थे कि कहाँ पड़े हो समी भैया, समी चचा, समी मामू, कर ही नहीं पाए, वगैरह वगैरह। तो मैं कहता था कि मैं एमएलए एमपी बनने सियासत में नहीं आया हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब किसी के हम काम आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम जब सियासत भी करते हैं तो इबादत समझकर, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको बोलना अच्छी बात नहीं है, जो अल्लाह ने मुझसे करवाया। मैंने नहीं किया, अल्लाह ने मुझसे करवाया, क्योंकि अल्लाह ताला किससे क्या काम लेता है वो बेहतर जानता है, और जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी से अल्लाह काम लेता है। तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है। कई मौके ऐसे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं किसी इश्यूज पर। अब चूंकि हमारे लोग को उतनी समझ नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला मौके पे बोला नहीं। हमारे लोग ये सोचते हैं खाली बयान दे देने से मेरे मसले का हल हो गया, फेसबुक ट्विटर पर लिख देने से मसले का हल हो गया। ऐसा नहीं होता है शम्स भाई। आप भी कुछ जानते होंगे, मुझे लगता है कि 80% नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे काम करने का अंदाज अलग है। मैं क्या है चाहता आपके हूं काम लोगों को करने का अंदाज? फायदा आप पहुंच सबको जाए, बताइए। लोग देखें नहीं देखें, लोगों को फायदा पहुंच जाए, मैं काम कर सकूं। मुझे तसल्ली है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। बहुत सारे लोग, आज भी उस दिन भी एक साहब आए, एक इमाम साहब है, वो आए, अपना कुछ मामला था उनका, बाबू बढ़ी का मामला था। मैंने बैठे बैठे हल करवा दिया, बात कर दिया, वहां सब कुछ हो गया। तो बहुत खुश होकर उन्होंने कहा कि मेरा एक भांजा है, वो भी आपकी वजह से जिंदा बचा। मुझे याद ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह की वजह से नहीं, मेरे भांजा का एक्सीडेंट हो गया था, खोपड़ी खुला हुआ था, डॉक्टर नहीं ले रहा था, मैं आपके पास आया, आपने वजह से अभी फौरन फूल लगा के मसले का हल कर दिया। उस दिन भी आपने ऐसा किया था। आज वो बच्चा 50 आदमी का घर चला रहा है, 50 लेबर उसके यहाँ काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए। और दुनिया का कोई काम, आप कपड़ा भी पहने तो इबादत समझ के पहने, कि कैसे पहने जिससे सवाब मिले, है ना। तो दुनिया का कोई काम भी इंसान को करना चाहिए तो इबादत समझ के करना चाहिए। इबादत समझ कर करना चाहिए। वो इबादत में शामिल हो जाएगा। आपकी नीयत कैसी है, अरे साहब, आपका आप किरदार कैसा है। मदरसे में थे तो मतलब मदरसे में आप कब दाखिल हुए, कहाँ तक मदरसे की तालीम आपने हासिल की, और कि फिर मैं तालीम से मुझे आपने ज्यादा मतलब सियासत में उस वक्त मैं एंट्री कर गया था कि मुझे लगता है कि शायद 2000 में इलेक्शन हुआ था। तो मैं जी जामिया में पढ़ता था उस वक्त। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आए थे। उस वक्त बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद से कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा था। तो मैंने उस उम्मीदवार को चैला लेकर के रगेद दिया कि भागता है कि नहीं यहाँ से, तुम वोट मांगने आ गया, कांग्रेस कैसे वोट मांग लेगा यहाँ, वगैरह वगैरह। तो हमारे जो असातिज़ा थे हजरत, तमाम लोग काफी नाराज हो गए, और मेरी बड़ी पिटाई हुई कि हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आया है, वोट देना ना देना मेरा काम है, लेकिन आप उसको दलील कैसे कर सकते हैं, उसको आप डांट कैसे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं काफी ये हुआ, बहुत पिटाई हुई। हमारे उस्ताद कारी अलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको मग़फ़िरत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हुआ क्या कि उन्हीं से मैंने पढ़ा है, बहुत मार भी खाया है उनसे। शायद उनकी छड़ी, उनकी डांट, उनकी मार आज मुझे बहुत याद आती है। और बड़ी मोहब्बत रखते थे। तो दूसरे उस्ताद ने मुझे बहुत मारा उड़ा, कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह लड़ गए कि भाई आपने इसको मारा क्यों। बहरहाल उसी वक्त से फिर वो जो शुरू हुआ, धीरे 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 काफी, चूंकि घर में देखा था मैंने सियासत, और
खिदमत का बड़ा मौका था। सियासत कम, हम उसकी खिदमत ज्यादा कर रहे थे। किसी की मौत हो गई तो उसका कफन दफन कैसे हो जाए, किसी गरीब की शादी है तो 10 लोगों से मिल जो करके सोशल उससे वर्क है, एक बात सामाजिक करके, खिदमत लगातार उसमें हाँ, आप लगे रहे। उसकी शादी कैसे हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज कैसे हो जाए, किसी का काम कैसे, जब दिलचस्पी रही। और चूंकि मेरे चचा राष्ट्रीय पहले जनता दल में, उससे पहले जनता पार्टी में, जनता दल में, फिर राष्ट्रीय जनता दल में रहे, तो हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में ही शुरू से रहे। फिर मैंने काम किया, हमने काम किया लगातार। मैंने ये नहीं देखा कि इस काम का हमको सियासी फायदा क्या मिलेगा, इसकी फिक्र मैं एमएलसी बनने के 1 मिनट पहले तक नहीं किया था। जिस वक्त मुझे खबर मिली कि मैं एमएलसी के लिए मेरा नाम ऐलान हो गया है, उससे 1 मिनट पहले तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी एमएलसी बनूंगा। मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। विधानसभा चुनाव में मेरे नेता ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने, कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि सर मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा सपना है कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं। जिस दिन आप बिहार के वजीर आला बन जाएंगे उस दिन मैं घर चल दूंगा। मुझे उतना शौक नहीं है, बिहार को पाक करने का शौक है कि बिहार में आरएसएस के लोग यहाँ जम गए हैं, इनको उखाड़ना मेरा मकसद है। तो वो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हम पर बोझ डाल रहे हैं, बस। तो सोहेब साहब, बिहार में कई सारी पार्टी एक्टिव है, मतलब जेडीयू है, कांग्रेस है, आरजेडी और दूसरी पार्टियां हैं, तो आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? उसी के साथ आप वाबस्ता रहे, लगातार उसके कॉज को आप आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आरजेडी से किसी को कोई शिकायत हो सकती है। आरजेडी में चूंकि जहां दर्द है वहां इश्क है, जहां इश्क है वहां दर्द है। शिकायत उसी से होती है जिससे मोहब्बत होती है। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। आदमी ये चाहता है कैसे, लेकिन पार्टियां अपने विचारधारा से चलती है। शिकायतें हो सकती है, लेकिन इससे कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता है कि चाहे वो वोट दे ना दे, अगर हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी है जिसने कभी फिरका परस्तों से हाथ नहीं मिलाया, अंदर या बाहर से, अंदर से भी नहीं मिलाया, जिसने कभी अपने वसूल से समझौता नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी इस उम्र में 16-16 बीमारी लेके जेल में जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने कभी भाजपा से समझौता पसंद नहीं किया। आपने देखा होगा हरियाणा में चौटाला ने समझौता कर लिया, 1 घंटे में बाहर आ गए। लालू जी भी समझौता कर लेते तो सारे केस भी खत्म हो जाते। तेजस्वी जी आज चाह रहे तो 1 घंटे में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी ने संघर्ष पसंद किया। नौजवान है, आज का नौजवान संघर्ष पसंद नहीं करता, आज का नौजवान तो आराम तलब होता है। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने संघर्ष को चुना, लेकिन सत्ता को नहीं चुना, सत्ता को ठोकर मार दिया। क्योंकि भाजपा से हाथ मिलाना था, सारा काम हो जाता, लालू जी फ्री हो जाते, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाते। लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद करना होता तो निशा जी केंद्र में मंत्री भी हो जाती, सारी चीज आसानी से हो जाती। जब जदयू में रहते हुए कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार सेक्युलर है, तो लालू यादव तो परमानेंट सेक्युलर है, उनके सेक्युलरिज्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और भाजपा को भी पता है कि भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में होते सिर्फ लालू यादव में है। भाजपा क्यों डरती है? पूरे मुल्क की फिजा खराब हो गई, लेकिन बिहार की फिजा क्यों बनी हुई है? क्योंकि लालू जी ने जो अपना सामाजिक न्याय जो उन्होंने फैलाया है, वो एक सामाजिक बंधन यहाँ है। सिर्फ वोट का बंधन नहीं है, सामाजिक बंधन है। तमाम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक जगह लाके बैठाया। हर समाज में चंद लोग होते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, लेकिन यह सामाजिक गठबंधन उन्होंने बनाने का काम किया है, आज भी वो कायम है। इसलिए बिहार देश के अन्य राज्यों से अलग है। इसलिए हम क्या, हमारे जैसे कोई भी नौजवान होंगे जो देश के लिए सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, अपने लिए ना सोचे, देश और समाज के लिए कोई भी सोचेगा, वो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ देखेगा। अब देखिए तेजस्वी यादव जी को बिल्कुल नौजवान है, अब बाकी नौजवान जो तमाम बड़े लीडर हैं उनके आला औलादों को देखिए, देखिए चिराग जी कहां चले गए, रामविलास जी क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, और बेटा कहां चला गया लेकर के उनकी जिंदगी में। सिर्फ एक सीट के लिए, एक सीट कम मिली इसलिए वो भाजपा से समझौता कर लिए। तो सवाल ये नहीं है, लेकिन लालू यादव ने इसी तेजस्वी यादव जी और लालू यादव 2017 में 2019 में 17 सीट पर लोकसभा लड़ा उन्होंने। गठबंधन के तहत उन्होंने ये किया, कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्रीय जनता दल इतिहास में पहली बार 17 सीट पर चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्होंने कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने खुद को पीछे हटाया। ये अलग बात है कि भाजपा ने एक झूठा प्रचार, वो वाला क्या कहते हैं, पुलवामा का
अपनी तरफ से करवा उरवा करके और वोट बटोर लिया, वो एक अलग बात है, या ईवीएम की गड़बड़ी वगैरह वगैरह। लेकिन लालू कारू साहब यादव ने साहब कोई समझौता नहीं किया, नुकसान उठाया। बिल्कुल। कारू साहब आप तेजस्वी यादव से बहुत करीब माने जाते हैं, आप यूथ के सदर भी हैं, हाल ही में उन्होंने आपको एमएलसी के लिए मुंतखब किया, तो तेजस्वी यादव का आप पर भरोसा या आपकी तेजस्वी यादव से कुर्बत, वजह क्या है, क्यों इतना उनको आप पर विश्वास है, आप उनको इतना चाह रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो कि देखिए, कोई वो तमाम नौजवानों पर विश्वास रखते हैं, तमाम लोगों को चाहते हैं। बिहार का हर नौजवान, हर एक आवाम से वो इतने ही प्यार करते हैं जितना वो अपने भाई से, अपनी बहन से प्यार करते हैं। उतना ही बिहार प्यार में बिहार जो का मुझे शोर आवाम। मचता है कि कारी साहब तेजस्वी यादव के राइट हैंड है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट और लेफ्ट की कोई बात ही नहीं। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। आप उनसे जब मिलेंगे तो पहली मुलाकात में आप उनके मुरीद हो जाएंगे। वो काम करने वाले को पसंद करते हैं। मुझको एमएलसी नहीं बनाया है, यूथ राजद को उन्होंने एमएलसी बनाया है। पूरे 7 साल से मैं सूबाई सदर हूं, तो पूरे 7 साल में यूथ राजद ने जो संघर्ष करने का काम किया है, कम से कम आधा दर्जन तो राजभवन मार्च किया होगा, न जाने कितने धरना प्रदर्शन, तमाम इश्यूज पर, अल्पसंख्यक का मामला हो, दलित का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, दवाई का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, व्यवसाय का मामला हो, तमाम इश्यूज पर जो यूथ राजद ने जो संघर्ष करने का काम किया है, तो यूथ राजद को उन्होंने ये इनाम देने का काम किया है और यूथ राजद पर भरोसा किया, न कि सोहेब पर भरोसा किया। सोहेब कुछ नहीं है, ये यूथ राजद है। पूरे बिहार का एक एक युवा राजद का कार्यकर्ता जो नॉमिनेशन किया, एक एक राजद का कार्यकर्ता जो एक एक मेंबर है, उसने जाके सर्टिफिकेट लिया और बिहार का एक एक राजद का कार्यकर्ता, युवा राजद का कार्यकर्ता एमएलसी बना है। सोहेब नहीं बना है। सोहेब तो उनकी नुमाइंदगी करेगा। अच्छा कारी साहब कुछ दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अभी बिहार में चर्चा चल रही है कि आपकी पार्टी ने एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया है, तो तोड़ने का मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? नहीं, पहली बात की तो आप इस पर ये है, हमारी पार्टी ने तोड़ नहीं लिया है। मतलब आप भी कम से कम सही लाइन पे आइए सुरेश भाई। आप तो अच्छे लोग हैं, बड़ा आपका एक आप फाल सोच के लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं और अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं और सच दिखाते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से आपको काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मैं सैल्यूट करता हूं। आप उन मुश्किलात को बखूबी मुस्कुराते हुए आप कबूल भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। आप कम से कम सच्चाई, मतलब राष्ट्रीय जनता दल खुद एक बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय, आपने कभी सुना है विपक्ष का लोग किसी को तोड़ पाता है क्या? सत्ता पक्ष के लोग तोड़ते हैं, जो हुकूमत में होते हैं वो तोड़ते हैं। उन लोगों ने मैं उन चारों लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके तवज्जुह से कि उन लोगों ने सीमांचल के आवाम की बातों को, उनकी आवाजों को सुना और सुन करके सीमांचल के विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल को चुना। अगर उनको तोड़ा जाता तो नीतीश जी तोड़ लेते, भाजपा तोड़ ले, जिनके पास अथाह पैसा है। पैसा तो उनके पास है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। हम लोग तो, हमारी पार्टी तो चंदा चुटकी से चुनाव लड़ती है। तो आप हमारे एमएलए के अखराजात को देखेंगे तो कोई थोड़े थोड़े पैसे में लोग एमएलए बने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं तोड़ा, राष्ट्रीय जनता दल को उन चारों ने चुना और वो आए, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम आवेदन दिया, दरखास्त दिया कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई में तेजस्वी यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहता हूं। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में लालू यादव और तेजस्वी यादव जी से बड़ा सेकुलर लीडर कोई नहीं है जो भाजपा के इन गंदी सियासत के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। बाकी तमाम पार्टियों ने कहीं ना कहीं अंदर बाहर तो हाथ मिला ही लिया है, एक राजद को छोड़ करके। तमाम तो पार्टियों में सीमांचल की कांग्रेस को भी आवाज को शामिल मैं करते जा हैं। रहा था सीमांचल 2020 के इलेक्शन के बाद, मैं जब भी गया सीमांचल, मैंने देखा कि वहां के लोग पछता रहे थे कि हम लोगों से कुछ गलतियां हो गई है, जो हम लोग भटक गए और आप लोगों ने उम्मीदवार ठीक नहीं दिया था इसलिए भटक गए। उम्मीदवार चेंज रहता तो ये, मतलब लोग पछतावा कर रहे थे। तो लोगों का प्रेशर था उन्हें एमएलए पर। कल मैं था, मैंने पूछा भाई के, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र का इतना प्रेशर था कि जाइए राजद में, जाइए राजद में, हम लोग राजद के लोग हैं, राजद के वोटर है, मजबूरी में आपको दिया, अब जाइए वहां। तो जनता के प्रेशर में अवामुन्नास की सख्त उन पर सख्ती थी कि नहीं आप जाओ राजद में। तो अवामुन्नास का ख्याल रखा उन्होंने, सीमांचल के लोगों की जो तमन्ना थी उसको पूरा किया उन लोगों ने, राजद ने उनका वेलकम किया।
लेकिन कारी सोहेब साहब, उन्हीं अवाम ने तो 2020 में उनको वोट दिया था, और आपके टिकट यानी आरजेडी के टिकट पर जो उम्मीदवार थे उसको उन्होंने नजरअंदाज किया। तो कह तो रहे हैं कि लोग पछता रहे थे। लोगों उस वक्त तो लोगों को लगा कि भाई ये जीते वो जीते, बात एक ही है। लेकिन जब रिजल्ट आया और थोड़े से चूक से, थोड़ी सी गलती से सरकार नहीं बनी, तो लोगों को पछतावा हुआ कि एमआईएम ने भाजपा को और लाने में मदद किया। हम लोगों के अब ये 7-8 सीटों की यानी उम्मीदवार एमएलएस की कमी रह गई है आरजेडी के सरकार बनाने में, तो क्या कोई कोशिश हो रही क्या सरकार बनाने की, और जो भी की सरकार है उसको गिराने की? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि तेजस्वी यादव जी ने संघर्ष को चुना है। सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, दोनों हालात में वो लड़ेंगे। कल उन्होंने क्या कहा कि अगर हम हुकूमत में आ भी जाते हैं तो ऐसा जहर भाजपा ने पूरे मुल्क में घोल दिया है कि इतना आसान नहीं है इस जहर को खत्म करना, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं है। कहते रहे अगर सत्ता के लिए बेचैन होते, हुकूमत में आने के लिए बेचैन होते, तो अभी 1 घंटे का काम है। तेजस्वी जी फैसला करें 1 घंटे में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना शामिल करने के लिए। जी, नंबर्स पूरा करने के लिए कुछ और चीजें रेडी है? नहीं 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 नहीं, हम संघर्ष के आदि है ना। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी ने हमेशा संघर्ष किया है, पूरी जवानी उन्होंने संघर्ष किया। तेजस्वी जी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम सत्ता वत्ता की बात नहीं करते हैं, हम तो सड़क पे हैं। जनता जब हमको लाएगी तो हम आएंगे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अब मांझी जी से भी बातचीत चल रही है, कुछ और विधायकों से बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाए। लोग क्या कह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबको आजादी है, लोग अपना अपना तज्जिया करते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। मैं जो कह रहा हूं, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब संघर्ष को चुना है, अगर राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता चुनना होता तो 1 घंटे का काम था। अच्छा, कारी सोहेब साहब, अभी बार बार आप कह रहे थे कि सारी पार्टियों ने आरएसएस बीजेपी से हाथ मिला लिया, सिर्फ आरजेडी ने समझौता नहीं किया, तो इन सभी पार्टियों में आप कांग्रेस को भी शामिल करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं लगभग सारी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, बिहार में आरजेडी कांग्रेस का एक अच्छा मतलब इश्तिराक था, इत्तेहाद था, और पूरा सपोर्ट मिल रहा था। कांग्रेस से आप लोगों ने क्यों रिश्ता खत्म कर लिया? आवाम में कांग्रेस से हमारा इत्तेहाद तो है ही है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इत्तेहाद तो है ही है। बिहार में जरूरी है ना इत्तेहाद? बिहार में नहीं है हमारा इत्तेहाद तो, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी को हमसे ज्यादा मतलब भाजपा से ज्यादा हमको हराने में दिलचस्पी कांग्रेस को ज्यादा है। यहाँ अभी आपने 2 उपचुनाव देखा होगा, दोनों में कांग्रेस भाजपा पर कभी अटैक नहीं की। या हम लोग जाते थे क्षेत्र में तो माइनॉरिटीज के इलाके में कांग्रेस की जो भाषा होती थी, लोग बताते थे, हम लोग कांग्रेस के लोग आए थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो उससे ये हम लोगों को ये महसूस होता है कि कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा हमको हराने में दिलचस्पी है। तो एमआईएम के एक आखिरी विधायक बच गए हैं सीमांचल में, यानी एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ करके आप लोगों ने अच्छा खासा नुकसान किया है। वो मैंने नहीं तोड़ा, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को वापस ले लीजिए, हमने नहीं तोड़ा है, वो आए हैं हमारे यहाँ, मैंने उनका वेलकम किया है। जो भी कुछ हो, तो एक आखिरी विधायक रह गए जो सदर एमआईएम के, तो उनको आप लोग क्यों दावत नहीं दे रहे? मैंने पहले भी किसी को दावत नहीं दिया ना, आप फिर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने किसी को दावत भी नहीं दिया है ना। दावत देने में क्या बुरा है कारी साहब साहब? भाई, हम किसी को दावत नहीं दिया है। हमारी दावत जनता से दावत लेना और देना होता है। आवाम जो है ना, आज तेजस्वी जी को आप देखिए ना, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में एक उनका बड़ा चेहरा हो चुका है। आपने देखा होगा अभी दुनिया में लोग उनको मानने लगा है। लंदन में अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका स्पीच हुआ, और भी कई मुल्कों से उनको बुलाया जा रहा है, कई मुल्कों से। लेकिन अब जाएंगे तो थोड़ा ये वो क्राइसिस है, ये है वो है, देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो कुछ फिर जाएंगे। अभी राष्ट्रपति चुनाव के बाद निकलेंगे, फिर कई मुल्कों से उनको बुलाया जा रहा है, हर जगह, यूरोप में, गल्फ में, सब जगह उनको बुलाया जा रहा है।
तो उनकी जो मतलब नेतृत्व क्षमता है, कुशल नेतृत्व जो है उनका, वो एक बड़ा मैसेज दे रहा है। देश को लग रहा है कि बहुत दिनों बाद एक बड़ा लीडर मुझे मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, 2025 में क्या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे बिहार के, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो तो 2020 में भी बन गए थे, आवाम ने तो उनको बना दिया था। आज भी आवाम का सीएम तो तेजस्वी यादव है, लेकिन भाजपा ने इलेक्शन कमीशन से गठबंधन किया। उस गठबंधन का परिणाम है कि पिछले दरवाजे से सरकार में आ गए नीतीश जी। तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा उनको, उनके सामने नतमस्तक हो गए, गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि नीतीश जी आइए आइए, आप ही 30 नंबर के, फिर भी आइए। हम तो सिर्फ 11,000 वोट कम रहे चोरी के बाद, इलेक्शन कमीशन गठबंधन के बाद, लेकिन उसके बाद जो आप बोचहा चुनाव के बाद अगर आप लीजिएगा तो हम तो वोट में भी आगे हो गए हैं। तो मतलब लग रहा है कि तय है 2025 में, या भी हो सकता है नीतीश कुमार उधर से इधर आ सकते हैं। नहीं, देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, बिहार की आवाम 20 में ही बना चुकी थी, तो जो चोरी किया गया, जो इलेक्शन में गठबंधन करके जो नहीं बनने दिया गया, इसका गुस्सा इतना आवाम में है कि आज चुनाव हो जाए ना तो हम तो 200 सीट अकेले जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे कारी सुहैब साहब, बिहार यूथ के यानी आरजेडी यूथ के आप सदर हैं, हाल ही में आप एमएलसी बने हैं और पार्टी लाइन पर उठ करके या पार्टी लाइन के मुताबिक हमेशा खुल करके बातचीत करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं लेकिन ग्राउंड की सतह पर ज्यादा काम करते हैं। बिहार में हर जगह दौरा करना, सियासी लीडरों से मिलना जुलना, आवाम के काम आना कारी साहब की एक पहचान बनी हुई है। और शायद इनका यही संघर्ष, इनकी जिद्दोजहद है कि पार्टी क़यादत यानी तेजस्वी यादव या जो लालू यादव का जो परिवार है वो इन पे भरोसा जताता है, एतमाद रखता है। और इसी वजह से कारी साहब ने मदरसा की चहारदीवारी से सियासत में कदम रखा और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बातचीत की। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बिहार की सियासत में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल कीजिए। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने वक्त निकाला। फिर एक गुजारिश कर सकता हूँ आपसे? जी जरूर। आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि आप लोग भी अपनी निगाह को थोड़ा बड़ा कीजिए और तेजस्वी जी के क्षमता को देखिए, उनको समझिए गहराई तक। निगाह थोड़ी बड़ी, बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि यहाँ निगाह थोड़ी बड़ी कर लीजिए, थोड़ा दायरा बढ़ा लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मोदी मीडिया की निगाह से मत देखिए। नहीं बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। आपको तेजस्वी यादव में बहुत क्षमता है और मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में देश का इतना बड़ा सेकुलर लीडर बनेगा जिसकी मिसाल 100 साल में नहीं मिलेगी। नहीं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं भी जाती है आरजेडी के कुछ दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तेजस्वी यादव को विचारों से डिगा भी दे। एक इंच नहीं डिगा सकता है उनके विचारों से उनको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव की अपनी कुछ क्वालिटी है जो दिगर ऐसे हालात में, इस वक्त पूरे मुल्क में जो हालात हैं, एक नौजवान लीडर अगर अपने विचारधारा पे टिका हुआ है तो ये मामूली बात नहीं है। तो मेरे हाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बातचीत की। और बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सबके लिए हैं, वसी ज़हन के साथ हैं, सबके साथ हैं। तो आप बिल्कुल भी आप किसी के साथ जोड़ करके या कुछ भी तंग नजरी के इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। व्यूअर्स आप अपना कमेंट जरूर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।